नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें पूरा देख भी रहे होंगे। और आपने जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया है उस प्रकार से लगातार आगे भी सहयोग करते रहिए ताकि हमारे काम करने का उत्साह इसी प्रकार से बना रहे। और लगातार हमारे वीडियो है वो आप देखते रहिए ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिले और इस लॉकडाउन का आप पूरा फ़ायदा उठा पाओ। लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ा दिया गया, आपको पता है। तो लगातार वीडियो देखते रहिए। अपना ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 8 वैसे दूसरा है, वैसे चैप्टर नंबर 8 है कार्बन और उसके यौगिक, ये पूरा होने जा रहा है। पहले अम्ल और क्षार का अध्ययन कर लिया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो वीडियो ये दोनों चैप्टरों के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने जो अध्ययन कर रहे हैं वो है बहुलक। किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं? बहुलक पॉलीमर। वीडियो पूरा देखें, आप बीच में स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो बहुलक और यानी पॉलीमर का आपने अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुलक, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बहुलक दो या दो से अधिक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है, एक बड़े अणुसूत्र का निर्माण होता है। वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। आपको याद होगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अब बहुलक मैंने आपको कल बताया था बच्चों, बहुलक दो प्रकार के होते हैं। बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला तो होता है प्राकृतिक बहुलक, जिसका अध्ययन अपने कल कर लिया था पीछे वाले वीडियो में, लास्ट टाइम अध्ययन किया था। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक में वे बहुलक आते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से, पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं वे बहुलक किस में आते हैं? प्राकृतिक बहुलक में आते हैं। और प्राकृतिक बहुलक में कल अपने एक टॉपिक का भी अध्ययन किया था, प्राकृतिक रबड़ का। किसका अध्ययन किया था? प्राकृतिक रबड़ का, जिसे लेटेक्स नाम से भी जाना जाता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर प्रश्न बनता है। उसे लेटेक्स नाम से भी जाना जाता है। इस चीज का आपने अध्ययन किया था तो छोटा प्रश्न उस पर बन सकता है। और उसकी समीकरण भी मैंने आपको बनानी बताई थी प्राकृतिक रबड़ की, जिसे प्राकृतिक बहुलक के अंदर अपने पढ़ा था। और इसका जो दूसरा भाग है जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको नोट करके रखा है ताकि टाइम कम लगे। दूसरा जो भाग है बहुलक, पहले देखो ये ध्यान होना चाहिए बहुलक क्या चीज है। बहुलक की परिभाषा, बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कल पढ़ लिया है, आज अपने इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आज कौन से भाग का अध्ययन करेंगे? दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार कल पढ़ लिया और दूसरा भाग है इसका संश्लेषित बहुलक। दूसरा भाग कौन सा है? संश्लेषित। संश्लेषित का अर्थ एक और होता है जिसे कृत्रिम भी अपने कहते हैं। संश्लेषित का एक अर्थ और क्या होता है? कृत्रिम भी इसको कहा जाता है। तो ये कृत्रिम बहुलक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो क्या चीज है, परिभाषा क्या है कि मानव निर्मित बहुलक कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। यानी मानव निर्मित, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? मानव द्वारा बनाए जाते हैं। अपने दो नाम जानते हैं, एक तो देखो प्राकृतिक और एक जानते हैं कृत्रिम, ठीक है ना। तो प्राकृतिक तो बच्चों वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक कौन से होते हैं? जो प्रकृति से अपने को प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों से और इनसे प्राप्त हो गए। और कृत्रिम बनाए जाते हैं। कृत्रिम क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, बने बनाए नहीं होते हैं। जैसे ये मैं अपने यहां पढ़ रहा हूं संश्लेषित, इसका एक नाम कृत्रिम का संश्लेषित भी होता है। ध्यान रखना इस चीज को, एक नाम क्या होता है? संश्लेषित बहुलक। तो मानव निर्मित बहुलक कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित, याद ना नाम, कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं तो कृत्रिम रेशे, अब इनमें कौन कौन से आते हैं? कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़ इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे बात करूं तो कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़ इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। देखो संश्लेषित रबड़ कल अपने पढ़ा था वो था प्राकृतिक रबड़। कल कौन सा पढ़ा था? ध्यान देना इस चीज पर, प्राकृतिक। और इसमें संश्लेषित शब्द जुड़ गया, मतलब ये तैयार किया जाता है। ये क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है मानव द्वारा। इसकी परिभाषा देखो, मानव निर्मित यानी इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हो गया संश्लेषित। अब देखो साधारण रबड़ में संश्लेषित में ये डिफरेंस हो गया, समझना इस चीज को। तो ये संश्लेषित यानी कृत्रिम है, ये
अपने आप नहीं बना, इसको बनाया गया है, ठीक है। अपने आप जो लेटेक्स अपने पढ़ा था वो कल वाला था। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक। कृत्रिम रेशे में जैसे अभी अपने अध्ययन करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कल भी बताया था, जैसे नायलॉन 66 है, टेरिलीन है, रेयोन है, इस प्रकार के रेशे आते हैं इसमें, वो होते हैं कृत्रिम रेशे, ठीक है ना। प्लास्टिक और संश्लेषित रबड़, ये एग्जाम्पल हो गए। अब देखो, अब अपने जो पहले अध्ययन करेंगे वो जैसे यहाँ लिखा है कृत्रिम रेशे, इसी का अध्ययन करेंगे, कृत्रिम रेशे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, अभी मैं नाम बोला है, नायलॉन 66, टेरिलीन, रेयोन, इसके मुख्य उदाहरण है। कृत्रिम में रेशे के प्रमुख उदाहरण एग्जाम्पल हैं नायलॉन 66, टेरिलीन, रेयोन, इसके मुख्य उदाहरण है। देखो ये जो अपने कपड़े बनाए जाते हैं ना, कपड़े तैयार किए जाते हैं, जो अपने शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, उनमें इनकी मात्रा आती है। जैसे आजकल सूती कपड़ा तो आता ही नहीं है प्योर, उसमें मिक्स आते हैं ये, तो वो मिक्स ये रेशे आते हैं, ये रेशे होते हैं। जैसे नायलॉन 66 हो गया, टेरिलीन हो गया, बोलते हैं ना इसमें टेरिलीन है, इसमें रेयोन है, तो ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है, ये वैसे काम में लिए जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ये जो चीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नायलॉन 66 जो है ना पहला, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस बार 2020 में भी इस टॉपिक पर प्रश्न आया है, ठीक है ना। नायलॉन 66 पर 2020 में भी प्रश्न आया, लेकिन ये पूरा नहीं पूछा गया है, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो मैं भी बता दूंगा ये करवाने के बाद में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर अभिक्रिया है पूरी, तो पहले इसको ये चीज आपको आनी चाहिए। तो देखो नायलॉन 66 क्या चीज है, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें नायलॉन 66 में एडीपी कमल, नायलॉन 66 में एडीपी कमल ब्रैकेट में लिखा है मैंने 6C अर्थात 6 कार्बन, एडीपी कमल के 6 कार्बन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के 6 कार्बन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के कितने कार्बन, 6 कार्बन काम में लिए जाते हैं। इनके संघनन से ये बनता है, संघनन से यानी इनको मिलाने से नायलॉन 66 बनता है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, इसका नाम नायलॉन 66 कैसे पड़ा, ठीक है। तो इसका नाम नायलॉन 66 इसलिए पड़ा क्योंकि 6 कार्बन इसके और 6 कार्बन इसके, 6 और 6 इन दोनों को पास पास लिखने से ये हो गया नायलॉन 66, जिसे अपने नायलॉन 66 कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नायलॉन 66, अतः इसे नायलॉन 66 कहते हैं। बात आ गई समझ में। यानी एडीपी कमल के 6 कार्बन और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के भी 6 कार्बन दोनों मिलकर के संघनन कर करके जुड़ने से नायलॉन 66 का निर्माण होता है। और इनके 6 कार्बन होने के कारण, इन दोनों के 6 कार्बन होने के कारण इसे नायलॉन, पहले नायलॉन है लेकिन 6 इसके और 6 इसके, तो ये हो गया नायलॉन 66 अर्थात इसको अपने बोलते हैं नायलॉन 66। बात आ गई समझ में, ये ऐसा है। अब देखो इसकी रिएक्शंस एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे कैसे इसको तैयार किया जाता है। मैं यहां लिख रहा हूं OH, इसको याद करना पड़ेगा, सूत्र को आपको बता देता हूं तरीका। OH C डबल बॉन्ड O CH2 की होल 4, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर OH, ठीक है। ये सूत्र है एडीपी कमल का, ये सूत्र किसका है, एडीपी कमल का। अब देखो बता देता हूं तरीका कि ये जो मैंने यहां N लिखा है ये तो बहुलक की तरफ संकेत कर रहा है। किसकी तरफ संकेत कर रहा है, यानी इसके N अणु है, कितने अणु है इसके, N अणु। तो देखो बहुलक की परिभाषा, आप ऊपर जाओ, जो कल आपने पढ़ा था, आज भी मैंने बताया था, एक एक जो इकाइयां जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करती है ना, वही बहुलक है। यानी बहुत सारे, बहुलक का अर्थ क्या है, बहुत से एकलक मिलकर के एक बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इसका N का मतलब आप जानते ही हो, गणित में भी यूज करते हैं। और जैसे इसके मतलब N अणु है या N सूत्र, N मतलब इसके संख्या है, तो वो उसी प्रकार इसका मतलब हुआ कि इस सूत्र में एडीपी कमल के N अणु हो गए। एडीपी कमल के कितने अणु हो गए, N में अब कोई काउंटिंग फिक्स नहीं है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो OH, ये सूत्र इसका मेन है, OH C डबल बॉन्ड O CH2 की होल 4 C डबल बॉन्ड O और फिर OH, फिर से दोबारा क्या आ गया, OH। आगे बात सुन में, इसको याद रखने का तरीका देखो कि इसमें एडीपी कमल, चलो ये बाद में बता दूंगा, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। एडीपी कमल हो गया, ठीक है, एडीपी कमल ये हो गया, फिर प्लस लगाया मैंने यहां देखो क्या लगाया है, प्लस लगाया है, ठीक है। और फिर H NH और CH2 की होल 6 और NH2,
और क्या आ गया NH2। अब देखो यहां ध्यान देना, ये आप इसको NH2 लिख सकते हो, इस चीज को क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान देना, NH और एक H, ये NH एक H ये मिलके क्या बन गया NH2, मिलके क्या बन गया NH2। यहां भी क्या है NH2। इस सूत्र को याद रखने का तरीका कि इसमें तो CH2 की होल 6 और दोनों तरफ NH2 है, दोनों तरफ क्या है NH2, तो ये तो हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। NH2 एमीन का सूत्र होता है, 2 बार आया है, कितनी बार आया है 2 बार, 2 को क्या कहते हैं IUPAC में पढ़ा था ना, डाई, क्या कहते हैं डाई एमीन। NH2 NH3 से मतलब NH3 में से एक कम है, NH3 का जो सूत्र होता है ना उसमें से एक H कम है, NH2 तो वो इसकी संयोजकता पूरी कर रहे हैं कार्बन की, तो ये हो गया डाइएमीन। ठीक है, इस पर भी प्रश्न आया था पिछली बार, और IUPAC पर भी 2 एग्जाम्पल आए थे जो आपने पढ़ के आए ना, उसमें से 2 एग्जाम्पल आए थे। एक तो आया था एल्कीन पर, एक तो किस पर आया था एल्कीन पर, और एक आया था साधारण एल्केन पर, एक किस पर आया था, और उसमें शायद जहां तक मेरे ध्यान में Cl या Br ऐसे कुछ प्रतिस्थापी जुड़े थे जो आपने पढ़ के आए ना। तो देखो पेपर देख लेना चाहिए आपको, अब वो चीज आ जाएगी। ये दोनों प्रश्न एक साथ है इस पार्ट के। इसमें से क्या आया था वो भी मैं बता देता हूं। तो देखो ये NH2 ही बन गया, ठीक है ना, NH2 CH2 की होल 6 फिर NH2, और ये सूत्र हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का। ये सूत्र किसका हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का। अब देखो ध्यान देना, अब इसको आगे कैसे क्लियर करेंगे, इसके भी N अणु है, ठीक है, और यहां जो मैंने लिखा है, अब ये सूत्र जो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, ये यहां पर आ गया, ठीक है। अब यहां इसको आगे देखते हैं अपने, तो इसमें से क्या हो रहा है OH, और इसमें क्या है OH, तो इस OH में से और ये H, इस OH में से ये वाला जो H है ये जुड़ जाता है ऐसे, देखो इस प्रकार से मैंने बना दिया है, डब्बा बना के दर्शा दिया। इस OH में ये H जुड़ जाता है, ठीक है, और ये सूत्र हो गया बच्चों जल का, H2O किसका सूत्र होता है पानी का, जल का, और ये जल जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो बाहर निकल जाता है। देखो ये आ गया, यहां पर आ गया ना, जल यहां पर आ गया, और ये हो गया, और यहां से देखो ये OH, ध्यान देना, ये OH और यहां से एक H, यहां से OH, अब जल के सूत्र बनने में एक H की कमी पड़ी, ये OH और यहां से एक H मिलकर के दोबारा क्या बना देगा जल बना देगा। तो एक अणु तो ये हो गया और एक अणु ये हो गया, 2 अणु हो गए ना, एक अणु तो ये हो गया, ठीक है, और एक अणु ये हो गया, 2 अणु हो गए। अब इस प्रकार से लेकिन ध्यान रहे अपने टोटल N अणु ले रखे, कितने अणु ले रखे N, तो जल का जो सूत्र है उसमें भी अपने को यहाँ पर N ही अणु लिखने पड़ेंगे, कितने अणु लिखने पड़ेंगे N अणु, ठीक है ना। तो ये बाहर निकल गया, इसमें से तो ये OH निकल गया, और इसमें से ये H निकल गया, इसमें से क्या निकल गया H निकल गया, ठीक है ना, तो ये बाहर निकल गया, तो इसको मैंने अलग कर दिया। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O, यहां देखो अब ये बाहर निकल गया, तो यहां ये C डबल बॉन्ड आ गया, बात आ रही है समझ में, देखो ये तो बाहर निकल गया, ये C डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने सीधा, वो आगे तीर का निशान लगा दिया रिएक्शंस का, C डबल बॉन्ड O। अब बची हुई चीज देखो यहां लिख देता हूं, CH2 की होल 4 लिख दिया, C डबल बॉन्ड O लिख दिया ये रहा, और CH2 की होल 4 लिख दिया, ये बाहर निकल ही गया, फिर C डबल बॉन्ड O लिख दिया दोबारा, C डबल बॉन्ड O लिख दिया, फिर देखो ये बाहर निकल गया OH और H, तो बचा क्या आगे NH, यानी यहां तक लिख दिया, ये देखो ये रहा C डबल बॉन्ड O। अब ये डब्बे वाला मैं इसको एक बार अलग रख देता हूं, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है ना, तो ये बाहर निकल गया, तो इसके आगे क्या है फिर NH, तो ये NH लिख दिया, ठीक है, और उसके आगे क्या है CH2 की होल 6, ये CH2 की होल 6 लिख दिया, फिर उसके आगे क्या है NH2 है, लेकिन यहां से एक OH और यहां से एक H मिलके क्या बना देगा जल बना देगा, तो यहां NH2 ने लिख के मैं क्या लिखूंगा NH, क्या लिखूंगा NH, बात आ गई समझ में। और ये यहां से OH और एक H, वो ये एक जल का अणु हो गया, और एक अणु ये हो गया जल का, ये यहां पर आ गए H2O के रूप। यहां N क्यों आया, N क्यों आया, क्योंकि यहां पर N अणु है,
यहाँ पर कितने अणु है n। तो यहाँ से जो ये अणु बना ना ये वाला, इसमें से ये जो अणु बने तो ये क्या बनाएंगे n अणु बनाएंगे जल के। हालांकि वहां तो एक ही अणु था, ये तो एक ही अणु था, लेकिन यहाँ n अणु है तो यहाँ पर क्या आएगा n आएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी इस समीकरण में पहले क्या लगा है n लगा है, पहले क्या लगा है n। तो ये बच्चों सूत्र बन गया नाइलॉन 66 का, या जिसको अपने वैसे तो इसको ओरिजिनली नाइलॉन 66 कहा जाता है। क्या कहा जाता है नाइलॉन 66। कैसे कहा जाता है मैंने बता दिया, हकीकत में तो नाइलॉन 66 कहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में अपने इसको नाइलॉन 66 बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 6 पास पास लिखे रहते हैं तो क्या बोलते हैं नाइलॉन 66 बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये समीकरण आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया, ठीक है। और इसको दोबारा देखना आप एक बार, और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये हो गया नाइलॉन 66। अब मैं बता देता हूं कि इसमें से कौन सा प्रश्न 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें से ये पूछा गया था कि ये जो फॉर्मूला है नाइलॉन 66 का, इसके कौन कौन से एकलक काम में आते हैं, कौन कौन से एकलक काम में आते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें से कौन कौन से एकलक काम में आते हैं, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से एकलक काम में आते हैं, आपके सामने पता चल रहा है क्या। देखो मैं बता देता हूं, एक तो काम में आता है एडीपी कमल। क्या काम में आता है एडीपी कमल, ये लिखना था, 1 नंबर का प्रश्न आया था। और एक काम में आता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का। अब देखो इसमें मिस्टेक कहाँ हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने समीकरण तो याद कर ली, लेकिन बहुत सारे जो ध्यान नहीं देने वाले वो समीकरण रट लेते हैं, इनके नाम नहीं याद करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि नाइलॉन 66 के जो एकलक काम में आते हैं उन दोनों के नाम लिखो। तो एक तो हो गया एडीपी कमल और एक हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो ये देखो ये दोनों, ये रही एडीपी कमल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये इनके दोनों के ही सूत्र है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इनसे फिर पॉलीमराइजेशन करने से, यानी बहुलकीकरण करने से, और ये बनाए नाइलॉन 66 नाइलॉन 66। बात आ गई समझ में। तो ये था बच्चों नाइलॉन 66 या नाइलॉन 66 का फॉर्मूला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कौन सा प्रश्न इसमें अब की बार पूछा गया वो भी मैंने बता दिया, हालांकि पूरा समीकरण नहीं पूछा गया है, तो आवश्यक नहीं है कि अगली बार नया ये समीकरण पूछा जा सकता है अगली बार। इंपॉर्टेंट चीज है, हर बार प्रश्न आता है इसमें से पक्का, ठीक है ना। अब देखो इसके उपयोग, यानी ये कहाँ कहाँ पर काम में आता है, ये चीज भी महत्वपूर्ण है कि ये उपयोग में कहाँ कहाँ आता है। ये लिखा है देखो यहाँ उपयोग दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, उपयोग। अब देखो पहला उपयोग इसका मशीनों में गियर, जिसे अपने गियर बोलते हैं ना, गियर बेयरिंग बनाने में। बेयरिंग जानते हो ना, छोटी छोटी, जैसे साइकिल के अंदर जो गोलियां डाली जाती हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी, मैंने बताया आपको, जो बच्चे पढ़े उनको बता भी रखा है बेयरिंग क्या होते हैं। छोटी छोटी गोलियां आती है, पंखा चलता है उसमें भी आती हैं, उसके हिसाब से फिर वो घूमता रहता है, वो होती है बेयरिंग, ठीक है ना, जिस पर वो आसानी से घूम सके। छोटी छोटी गोलियां होती हैं बॉल के समान, वो होगी मशीनों में गियर बेयरिंग बनाने में नाइलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखो टायर मजबूत होता है ना, इसलिए उसमें भी काम में लेते हैं। कपड़े का कभी मैंने जिक्र किया था, टायर, कपड़े, रेसे बनाने में भी। अब रेसे में देखो जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो कई प्रकार के आते हैं, जैसे ऊन भी रेशा ही है, रेसे का ही एक प्रकार है, रस्सियां भी रेसे का ही एक प्रकार है। तो अलग अलग प्रकार के रेसे आते हैं, तो उसमें से कुछ रेसे इसके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। रेसे, रस्सियां भी आ गई, रस्सियां भी इसकी बनती हैं जो मजबूत होती हैं, ठीक है ना। और ब्रश में जो तार आते हैं ना आगे, जिससे अपने ब्रश करते हैं, वो तार भी इसी के बनाए जाते हैं नाइलॉन 66 के। तो आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे कुछ आवश्यक सामग्री इससे बनाई जाती है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की, और ये हुआ नाइलॉन 66, ठीक है। अब देखो इतना पढ़ने के बाद में अब अपने एक और नया टॉपिक करेंगे आगे, जो आज के लिए मैं सोचता हूँ कि इतना काफ़ी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझो भी गए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखना, बार बार देखना, 2 बार देखना, एक बार से समझ में नहीं आए तो, या 3 बार देखना, और इसको अच्छे ढंग से क्लियर करना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास में आपसे विदा चाहूँगा, ठीक है। और आपसे फिर वही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस चैनल को, आपके इस अपने चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं उनसे,
और हमारे चैनल ने रीट की क्लासों की भी कक्षाएं स्टार्ट कर दी है। मैथ की वीडियो भी आने स्टार्ट हो गए हैं, 2 दिन से मैथ के वीडियो भी आ रहे हैं। रीट का जो अपने प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट खोलोगे तो रीट की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें देखो एक दिन मैथ का वीडियो और एक दिन साइंस का वीडियो आता है। ध्यान रहे, एक दिन मैथ का और अगले दिन साइंस का, फिर अगले दिन मैथ का, ऐसे। और साइकोलॉजी की क्लासें डेली अपलोड की जाती हैं। तो आपके जो देखने वाले जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए कि रीट की तैयारी भी अपने इस चैनल पर करवाई जाती है साइंस के साथ साथ। और 12वीं भौतिक विज्ञान के भी 5 पार्ट करवा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर कीजिए। आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि आपने और किस प्रकार आप वीडियो देख रहे हो वो भी रिपोर्ट हमें लगातार मिलती रहती है कि आपने कितना वीडियो देखा, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं और ये आप ही के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, आप ही के लिए, क्योंकि आपको काम आना है, ठीक है ना। पढ़ाई वो आपके लिए, हमारे लिए क्या है, आपके लिए मानो। तो इसीलिए आप जब वीडियो देखते हो तो हमारा उत्साह बढ़ता है कि आज इतने बच्चों ने ये वीडियो देखा है, तो हम उसमें और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं आपके लिए और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो जब तक आता है तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा और यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।